हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट 45 में। आज हम अपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के जो विद्यार्थी हैं उसे जो हमने जय प्रक्रम अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिए और यहाँ के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% रहेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी कि वाष्प का जो उत्सर्जन होता है, जल का उत्सर्जन जो होता है कहाँ से होता है? तो पत्ती द्वारा होता है। यहाँ क्या होता है, जड़ से जो है जल लिया जाता है, जड़ से जल धीरे धीरे ऊपर आता है और पत्तियाँ तक आता है। पत्तियों में रंध्र होता है तो उसी रंध्र द्वारा क्या होता है, जल को बाहर कर दिया जाता है वाष्प के रूप में। यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आप क्या बताइएगा? पत्ती में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मानव रक्त में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? यानी कि मानव के रक्त में, खून में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो 100 मिलीग्राम। याद रखिएगा इस प्रश्न को आप। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो ताप के रूप में कितनी ऊर्जा निष्कासित होती है श्वसन प्रक्रिया के दौरान? तो 60%। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस जो छोड़ते हैं, आप ध्यान से अगर नाक के पास अपनी उंगली को लेकर आते हैं तो आप देखिएगा कि इसमें ताप के रूप में भी ऊर्जा निकलती है। तो वह ऊर्जा कितनी निकलती है? 60%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। चौथा प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क का अर्थ होता है किडनी। तो किडनी आपको पता होगा कि उत्सर्जन में भाग लेता है। यानी कि जैसे किडनी अगर ख़राब हो जाता है तो जैसे मान लीजिए पेशाब का निकास बंद हो जाता है। यानी कि ये जो होता है, मनुष्य में किडनी जो है एक उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। यानी कि उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने वाला एक तंत्र है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन तंत्र से। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। पौधों के वायव्य भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। यानी कि पौधे के वायव्य भागों से, बाहरी भागों से जल का जो निष्कर्षण होता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यानी कि हम जो सांस लेते हैं, सांस से हमको हमारे शरीर में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना में जो खाना पच करके प्रत्येक कोशिका को मिलती है। तो उस तरह से हम जो सांस लेते हैं वह सांस क्या करता है? भोजन के विखंडन में भाग लेता है और इस भोजन के विखंडन से ही हमको ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सातवां प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन क्या है? सभी जीव के लिए अनिवार्य है। यानी सांस लेना जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म। यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वेश्म। मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। इस चारों वेश्म का नाम होता है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दयानिलय और बायानिलय। 4 वेश्म होते हैं। यानी कि 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय के। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और पेड़ पौधे का भोजन क्या है? ग्लूकोज ही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य। यानी कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इस झिल्ली द्वारा कुछ पदार्थ का ही आवागमन होता है। जैसे मान लीजिए आपकी त्वचा है, तो त्वचा के अंदर आवश्यक पदार्थ ही जा सकता है। यानी कुछ पदार्थ ही
प्रवेश कर सकता है या बाहर निकल सकता है, सभी पदार्थ अंदर या बाहर नहीं जा सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली एक प्रकार की क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए यानी कि जीवन को चलाने के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी चाहिए। शरीर की वृद्धि भी चाहिए। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होनी चाहिए। इनमें सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स, जिसको कि गल्फर भी कहा जाता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण क्रिया द्वारा। यानी पौधों में गैसों का जो निष्कासन होता है, गैस जो बाहर निकलता है, वह विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकाली जाती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, याद रखिए इस बात को भी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? यानी कवक जो है किस प्रकार अपना पोषण करता है? तो कवक जो है एक तरह का मृत जीवी है, यानी कि मृत जीव जंतुओं द्वारा ये अपना पोषण करते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद जो है पुराने जाइलम में संचित रहता है। शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क, जिसको कि किडनी भी बोला जाता है, उत्सर्जी अंग है। इसके द्वारा पेशाब का उत्सर्जन किया जाता है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन में बनता है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो रक्त में आयरन की कमी से यानी कि लोहे की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? जल का वहन करने के लिए, यानी कि जाइलम उत्तक द्वारा जो ही है जल को ऊपर की ओर लाया जाता है, जाइलम उत्तक द्वारा। यानी कि जाइलम उत्तक जो है जल का वहन करता है, जल को ढोता है। कहाँ से कहाँ तक? तो जड़ से लेकर पत्तियों तक जल को ढोता है जाइलम उत्तक। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। अमीबा में ही कुटपाद होता है, यानी कि ये इसी कुटपाद की मदद से जो है अमीबा भोजन भी अपना ग्रहण करता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण यदि नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमको नहीं मिल सकता है। यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना है प्रकाश संश्लेषण की बदौलत बना हुआ है। एस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? एस्टोमाटा का अर्थ होता है छिद्र, तो एस्टोमाटा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। इसी एस्टोमाटा के द्वारा जो है गैसों का एक्सचेंज होता है और वाष्प का उत्सर्जन होता है, यानी कि एस्टोमाटा पत्तियों में उपस्थित होता है।
मानव हृदय का औसत संकुचन दाब क्या है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर जिसको कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 mmHg। Hg का अर्थ होता है पारा। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों में ही होता है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग हो गया पत्ती। और यदि आपको प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछे तो उसमें आप बताना क्लोरोफिल। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन एक तरह की भौतिक प्रक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश। उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीज़ें चाहिए। अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में होती है यह क्रिया। यानी पायरुवेट जो टूटता है यह एक तरह का अवायवीय शोषण होता है। पायरुवेट का विखंडन एक तरह का अवायवीय शोषण है। तो अवायवीय शोषण जो है कोशिका द्रव्य में ही होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है, जिससे कि जठर रस निकलता है और इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? अमाशय में जो भोजन के साथ कीटाणु आते हैं उस कीटाणु को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में जो है बंद परिसंचरण तंत्र होता है। यानी कि जैसे मनुष्य में जो किसी चीज़ का संचरण होता है त्वचा के अंदर ही होती है या नस के अंदर ही होती है, नस के अंदर होता है। जैसे ब्लड का परिसंचरण होना है तो वह नस के अंदर होगा, किंतु कॉकरोच में इस तरह का नहीं होता है। घोड़ा हुआ, ऊँट हुआ, इस तरह इस सभी में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। यानी किसी भी चीज़ का संचरण होना है तो वह जो एक बंद होता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉकरोच हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पौधों में गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी पदार्थ को लेटेक्स कहा जाता है। आप देखे होंगे यदि कनेर के पौधे को आप तोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको दूधिया उत्सर्जी पदार्थ दिखता है, तो उसी दूधिया उत्सर्जी पदार्थ को लेटेक्स कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया जो है रक्त में यकृत से आता है, यकृत से प्रवेश करता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो प्रकाश तो दिन में ही रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पौधों में जो फ्लोएम का अर्थ होता है भोजन को ढोने वाला। तो पौधों में फ्लोएम संवाहक क्या है? फ्लोएम किसका संवाहक होता है? तो भोजन का। पौधों में एक फ्लोएम उत्तक होता है जो कि भोजन का संवहन करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ से हमको मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है जल के टूटने से निकलता है, तो जल से हमको मिल सकता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है? क्लोरोफिल है, जो कि पत्तियों में उपस्थित होता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। तो वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर, यानी कि यकृत।
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ है, तो आपको पता होगा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और प्रकाश, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो 4 चीज़ें हमको मिलती है, उसी से स्वपोषी पोषण होता है। 49वां प्रश्न है, इनमें किनके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है कुटपाद की मदद से होता है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 51वां प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जो है बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु, इसको इंग्लिश में थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो रक्त का थक्का किससे बनता है, रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट से। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन की क्रिया जो है छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को आंतरस या सक्कस एंटीरेकस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, आंतरस और सक्कस एंटीरेकस। 54वां प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के टोटल 32 दांत होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। जीभ के 56वां प्रश्न है, स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है। तो स्वाद कलियां जो है जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक, 3 भाग होते हैं। तो अमाशय का अग्रभाग यानी कि पहला भाग क्या है, कार्डियक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख गुहा का जस्ट पीछे वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, यानी कि सजीव का मुख्य लक्षण। स्थानांतरण, स्थानांतरण भी सजीव का एक मुख्य लक्षण है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। श्वसन, सांस लेना सजीव का मुख्य लक्षण है। प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण करना भी सजीव का मुख्य लक्षण है। और प्रकाश संश्लेषण कौन से सजीव करते हैं, तो पेड़ पौधे। तो ये यानी कि सजीव के मुख्य लक्षण क्या है, तीनों चीज़ें हैं, यानी इनमें सभी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जिस जगह जुड़े होते हैं उस स्थान को हम सीकम बोलते हैं, सीकम। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में पित्तरस, अग्न्याशय रस और आंत्र रस, ये तीनों रसों की आवश्यकता होती है। पित्तरस जो है यकृत से निकलते हैं और अग्न्याशयी रस अग्न्याशय से निकलते हैं, आंत्र रस छोटी आंत की दीवारों से निकलते हैं। तो यानी कि तीनों रसों की आवश्यकता होती है छोटी आंत में भोजन के पाचन में। अगला प्रश्न है, अमाशय में अधपचे भोजन के लई की तरह के रूप को क्या कहते हैं। यानी कि अमाशय में जो भोजन पच जाता है उस भोजन का नाम क्या है, उस भोजन को हम क्या कहते हैं, उस भोजन को हम काइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, अमोनिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए
क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों चीज़ें आवश्यक होती है। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चाइल्ड का अवशोषण होता है, तो चाइल्ड का अवशोषण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है इलियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? यानी कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है, यानी कि किस अंग का कोई काम नहीं है अब शरीर में, तो वह अंग है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का अब जो है हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। पहले अपेंडिक्स का भी काम था, क्योंकि पहले के लोग जो हैं ज़्यादातर घास भूस जैसे चीज़ों को खाते थे, तो अपेंडिक्स क्या होता था, अपेंडिक्स क्या करता था, उस घास भूस जैसे चीज़ों को पचाने में मदद करता था। किंतु अब लोग जो है तरह तरह के मतलब पकाए हुए भोजन को खाते हैं, जिससे कि अपेंडिक्स का इसमें कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो इस तरह से जो है मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग अपेंडिक्स होता है। आप इस प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दांत अस्थि क्षय कारण है, यानी कि दांत के हड्डी का क्षय जो है किसके कारण से होता है? तो मीठी चीज़ों को खाने से दांत का क्षय होता है, वाजिब है यह। तो बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, यानी बैक्टीरिया जो है, जैसे हम मीठी चीज़ों को खाते हैं, उस मीठी चीज़ों पर बैक्टीरिया आकर के अम्ल का निर्माण करता है, और ये अम्ल जो है दांतों में छेद बना देते हैं, यानी कि छिद्र बना देते हैं। तो यह भी दंत अस्थि क्षय का कारण है। तीसरा है दांतों की सफाई न करना, तो दांतों की सफाई नहीं कीजिएगा तो दांत की हड्डी का क्षय होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इस कठोर परत का नाम होता है इनामेल। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो कोशिका मुख द्वारा। पैरामीशियम में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए कोशिका मुख होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उससे मुख्य उपोत्पाद क्या बनता है, यानी कि हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण से क्या मिलता है? तो हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उपोत्पाद ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं, यानी पैरामीशियम जो है प्राणी के समान ही भोजन करता है, जैसे हम लोग खाते हैं उसी तरह से पैरामीशियम भी अपना भोजन करता है। तो निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है हरित लवक को कहा जाता है। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथियां की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? जठर रस की कौन सी ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है? तो इसमें जो है जठर ग्रंथियों की 3 कोशिकाएं होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। उनमें जो है भित्तीय कोशिका है, जाइमेजिन कोशिका है और म्यूकस कोशिका है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसका नाम होता है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो यानी अमीबा जो है अपना भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद की मदद से करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद। 77वां प्रश्न है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को
निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन जो है पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो कोशिका के जीव द्रव्य वाले भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य। 79 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? यानी ग्रसनी जो है मुखवाह के जस्ट बाद वाले भाग को हम ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी जो है ग्रास नली से यानी गले से जो है जुड़ा होता है, किसके द्वारा? निगल द्वार के द्वारा। ग्रसनी ग्रास नली से निगल द्वार द्वारा जुड़ा होता है। 80 नंबर का प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन है? अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया। तो इनमें सभी अमीबा के भोजन है। अमीबा जो है एक जलीय जीव है, ये जल में पाए जाते हैं और एक कोशिकीय जीव है अमीबा, और इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, याद रखिएगा। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी क्या है? छोटी आंत का भाग है। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पोषण कहते हैं। 83वां प्रश्न है, यकृत का वजन होता है? यकृत का वजन जो है 1.5 kg यानी कि 1.5 kg होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। और छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? तो आहार नाल के ग्रास नली वाले भाग में, ग्रास नली में जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन प्रवेश के दौरान ग्रास नली की दीवार में सिकुड़न तथा फैलाव को क्या कहते हैं? यानी कि भोजन जो अब हम ग्रहण करते हैं उस स्थिति में ग्रास नली में सिकुड़न और फैलाव होता है, तो इस गति को हम क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। श्वास नली में भोजन को जाने से कौन रोकता है? तो श्वास नली में भोजन को जाने से एक एपिग्लोटिस जो है रोकता है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पित्त के कार्य हैं, तो पित्त के क्या कार्य हैं? तो अमाशय से आए अम्लीय कायम को क्षारीय बनाना, वसा का विखंडन तथा पायसीकरण करना। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। श्वसन वर्णक क्या है? तो श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के केंद्र में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन के केंद्र में लोहा होता है, जिसे कि आयरन भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर watching my video.